हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का आरबीआई नाउ। इसमें यहाँ पे अक्टूबर मंथ के आरबीआई रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। साथ ही इसमें हम यहाँ पे दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम आरबीआई के रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे और उसके बाद बाकी रेगुलेटर जैसे कि यहाँ पे सेबी, नाबार्ड, IFSC, FRDA वगैरह रेगुलेटर के रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पीडीएफ का हमने पीडीएफ भी निकाला है जिससे आप रिवीजन कर सकते हो और ये पीडीएफ आप हमारे मोबाइल ऐप डेट इज अफेयर्स माइंड में या करंट अफेयर पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे उस पैकेज को एक्सेस करते हुए आप पार्टनर 10 का कोड यूज करके 10% का ऑफ ले सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पे वेबसाइट में भी वही पैकेज एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे पार्टनर 10 का यूज करके आप यहाँ पे 10% ऑफ ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे साल का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए और आपके थोड़े समय के लिए आपको ये पीडीएफ पढ़ना है तो आप हमारे अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड आईसी राइटिंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इस वीडियो का एक्सेस मिलेगा। सो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The FX retail platform operated by the ClearCorp was launched by the Reserve Bank of India in which year to facilitate the foreign exchange transactions for individuals and small businesses. इसका आंसर बताया गया 2019। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपको अगर फॉरेक्स खरीदना है यानी कि यूएस डॉलर खरीदना है तो उसके लिए आरबीआई ने एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म निकाला था जो ऑपरेट करता है बाय द क्लियरकॉर्प और ये लॉन्च हुआ था इन 2019। और यहाँ पे क्या होता था कि कोई भी चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर बहुत बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर हो वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जाके लॉगिन करके यहाँ पे वो अपने रुपीज से यूएस डॉलर या फिर कोई भी करेंसी खरीद सकता था। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे बोला गया कि यहाँ पे इससे एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता था, यानी कि आपको इंटरनेट में जाके उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके देन आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने ये सोचा क्यों ना हम भारत बिल पे के सिस्टम का यूज करके फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करें। इसका मतलब जिस एप्लीकेशन से आप बिल पेमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर यहाँ पे कोई भी बैंक के ऐप्स, तो वहां से आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो ये चीज आरबीआई ने प्रपोज की थी इन दिसंबर 2024 और यहाँ पे उस पर अभी काम हो रहा है। सो चलिए देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए, यहाँ बोला गया कि आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट निकाला है जहाँ पे वो लिंक करेंगे एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म विद द भारत बिल पेमेंट सिस्टम और ये लॉन्च किया था बाय द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इज टी रविशंकर। और यहाँ पे वो क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम का जो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है उसे लिंक कर रहे हैं विद द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और ये यहाँ पे निकाला गया था इन द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो हो रहा था इन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र। साथ ही यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, सो यहाँ पे सब लोगों के लिए निकाला नहीं गया बल्कि वो बस निकाला गया टू द कस्टमर्स ऑफ द एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक। और अब बोला गया कि कस्टमर इसे एक्सेस कर पाएंगे थ्रू द क्रेड एंड मोबीक्विक एप्लीकेशंस जहाँ पे वो अपने रुपीज की मदद से यूएस डॉलर खरीद पाएंगे। साथ ही जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के बारे में मैंने बात की उसके यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। उसका थीम भी था इट इज एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। सो क्लियर हो गया, इतना था इस करंट अफेयर में। The Reserve Bank of India recently cancelled the banking license of which urban cooperative bank based in Satara, Maharashtra, citing its poor financial position and failure to comply with the regulatory norms under the Banking Regulation Act 1949. इसका आंसर बताया गया जीजा माता सहकारी बैंक। सो इनका लाइसेंस अभी कैंसिल कर दिया है। The National Payments Corporation of India launched a new subsidiary named the NTSL to boost the payments innovation in India. The company commenced operations with an authorized capital of how much? इसका आंसर बताया गया 10 लाख। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बताया गया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सब्सिडरी लॉन्च की है दैट इज एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। और ये क्या करेगी, ये फिनटेक में इनोवेशन लाएगी और इसका हेडक्वार्टर रहेगा इन मुंबई और इसके लिए अथोराइज कैपिटल रखा गया है 10 लाख। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम इसका शेयर कैपिटल रहेगा 10 लाख। उसके बाद यह बोला गया कि इसका पेड अप कैपिटल है 5 लाख। इसका मतलब अभी यहाँ पे शेयर होल्डर ने इतना अमाउंट पे कर लिया है दैट इज 5 लाख। साथ ही बोला गया कि इसके कुछ की डायरेक्टर भी अपॉइंट हुए हैं
साथ ही यहाँ पे एनपीसीआई के ऑलरेडी कुछ सब्सिडारी है, जैसे कि एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, उसके बाद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यहाँ पे एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। और अगर एनपीसीआई की बात करें तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट करती है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे एनपीसीआई अगर इसे रेगुलेट करता है तो फिर आरबीआई का क्या काम है। सो देखो, आरबीआई एनपीसीआई से ऊपर है। सो देखो, हमारा जो 2007 का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है उसमें आरबीआई को पावर दी गई है कि वो प्राइमरी रेगुलेटर और सुपरवाइजर रहेगा ऑफ योर ऑल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। और अब इसकी वजह से आरबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके 2008 में एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोला, दैट इज एनपीसीआई। और ये एज एन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा जो यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेगा। सो बेसिकली आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आरबीआई के अंडर एनपीसीआई आता है जो यहाँ पे आरबीआई के थ्रू पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया? The Reserve Bank of India will consolidate various regulatory instructions into how many master direction to simplify and streamline its regulatory framework. इसका आंसर बताया गया 238। इसका मतलब यह है कि आरबीआई जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसे यहाँ पे कंसोलिडेट करके वो अभी बस 238 मास्टर डायरेक्शंस निकालेगा। क्लियर हो गया? Who has been appointed as the new executive director of the Reserve Bank of India with effect from March 3, 2026? इसका आंसर बताया गया संजय कुमार हंसा। सो ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई। The Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the foreign currency settlement system at the International Financial Services Center in GIFT City, Gujarat. Which bank's India branch has been selected to handle USD clearances under this system? इसका आंसर बताया गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि अब एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था जिसका 6th एडिशन हुआ था और ये हुआ था इन द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर विच इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। उसका थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। अब देखो, यहाँ पे ये बोला गया कि निर्मला सीतारामन जी ने एक फॉरेक्स सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे गिफ्ट सिटी के आईएफएससी में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस रियल टाइम सेटल किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए आपको 1 दिन लगता था, लेकिन अब वो 30 सेकंड के अंदर ही हो जाएंगे और ये हैंडल करेगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया। उसके बाद यह बोला गया कि आरबीआई और एनपीसीआई ने भी 4 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वो कौन से? देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है यूपीआई हेल्प, दैट इज एआई बेस्ड सपोर्ट। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है एनपीसीआई ने और इसे पावर करता है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, जिसकी मदद से आप पेमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन आप ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर सकते हो, उसके बाद मैंडेट को देख सकते हो, साथ ही आपके डिस्प्यूट भी रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट इनिशिएटिव है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेमेंट्स विद यूपीआई। इसमें ये होगा कि आप स्मॉल डिवाइसेस के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर सकोगे, फॉर एग्जांपल कार्स, वेरेबल्स या फिर टीवी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इनिशिएटिव है बैंकनेट, जो यहाँ पे एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यहाँ पे नेट बैंकिंग इंटरऑपरेबल हो जाएगा, साथ ही आप बैंक ऐप से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकोगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इनिशिएटिव है यूपीआई रिजर्व पे। इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई ईएमआई है या फिर रिकरिंग आपका ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए आप कुछ अमाउंट ब्लॉक कर सकते हो। सो क्लियर हो गए सारे इनिशिएटिव। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कंपनीज ने क्या इनिशिएटिव निकाले वो देखते हैं। सबसे पहले नावी ऐप, उसने यहाँ पे इनिशिएटिव निकाला है कि उसने बायोमेट्रिक बेस्ड यूपीआई पेमेंट स्टार्ट किए, जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट या फिर फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद नवी ऐप ने रिजर्व पे भी इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आप फिक्स डेबिट कर सकते हो। साथ ही बोला गया कि नवी ऐप ने भारत कनेक्ट की मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्ज की फैसिलिटी भी दी है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है क्या कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो? नहीं। देखिए, यहाँ बोला गया है कि चार्जिंग स्टेशन में जाके जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिचार्ज करते हो तो फिर उसका बिल आप यहाँ पे भारत कनेक्ट की मदद से पे कर सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद बोला गया कि एनपीसीआई और पेपाल ने मिलके यूपीआई पेपाल वर्ल्ड लॉन्च किया, जिससे आप इंडियन यूजर्स इंटरनेशनल मर्चेंट्स में यूपीआई की मदद से पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद बोला गया कि यूके बेस्ड फिनटेक फर्म है रिवॉल्ट, वो अभी इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूपीआई और वीजा पेमेंट के लिए अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है।
उसके बाद आगे बोला गया है कि पेयू ने यूपीआई नेक्स्ट स्टॉक निकाला, जहां पे यूपीआई नेक्स्ट और टीपीएपी नेक्स्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद बोला गया कि पेयू की एक सब्सिडरी है दैट इज विप्नो, उसने अनवील किया है इंटेलिजेंट ऑथेंटिकेशन सूट, जिससे यहाँ पे बायोमेट्रिक के बेसिस में ऑथेंटिकेशन हो सकता है। आगे यहाँ बोला गया कि फोन पे ने एक स्मार्ट पीओडी डिवाइस निकाला जो कंबाइन करता है पीओएस एंड स्मार्ट स्पीकर। उसके बाद बोला गया कि फोन पे ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ 20 क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया, जिससे आप मिनिमम 2000 की एफडी की मदद से भी आप यहाँ पे एफडी बैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उसके बाद यहाँ बोला गया कि एचडीएफसी बैंक अपना एक पिच फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगी। इससे यहाँ पे स्टार्टअप्स खुद जाके एचडीएफसी बैंक के लीडरशिप को अपने फिनटेक सॉल्यूशन प्रेजेंट करेगी। उसके बाद यहाँ बोला गया कि एचडीएफसी बैंक अपना माय बिजनेस क्यूआर कोड भी लॉन्च करेगी, जो अब पावर्ड है बाय द व्यापारीफाई। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे कस्टमर्स अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो फिर मर्चेंट के बारे में उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल उनके पेमेंट्स, देन आइडेंटिटी, देन कम्युनिकेशन या फिर प्रोडक्ट क्लोजिंग फीचर्स। आगे यहाँ बोला गया कि एचडीएफसी बैंक 60 स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करने वाली है टू को क्रिएट द फिनटेक इनोवेशन। क्लियर हो गया आपको? इतना था इस करंट अफेयर में। Which international investment promotion agency partnered with the Copenhagen FinTech and Startup Ratio to host a thematic interaction on Green FinTech during the Global FinTech Fest 2025 in India? इसका आंसर बताया क्या? इन्वेस्ट इन डेनमार्क। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पे डेनमार्क के साथ हम कोई डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होती है दैट इज रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जिसे लीड करता है यूएस नेवी। सो उसमें डेनमार्क और हम साथ में एक्सरसाइज करते हैं। सो चलिए देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया था कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था और वहां पे डेनमार्क और इंडिया ने साथ में मिलकर कोलैबोरेट किया है ऑन द ग्रीन फिनटेक, और इसका ऑर्गेनाइजर थे इन्वेस्ट इन डेनमार्क, देन कोपेनहेगन फिनटेक और स्टार्टअप रेशियो। साथ ही एक यहाँ पे रिपोर्ट भी लॉन्च हुआ था दैट इज ग्रीन फिनटेक डेनमार्क। आगे यहाँ पे इस फिनटेक फेस्ट में और भी इनिशिएटिव लॉन्च हुए, जैसे कि यहाँ पे एक मास्टर कार्ड और फोन पे का पार्टनरशिप हुआ था, जहाँ पे बोला गया कि मास्टर कार्ड और फोन पे साथ मिलके पेमेंट्स का टोकनाइजेशन करेंगे। इसका मतलब जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि कार्ड डिटेल्स वगैरह, सो उस डिटेल को यहाँ पे नॉन सेंसिटिव इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसे हम टोकन बोलते हैं। इससे यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट अभी बोला गया कि EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने EU मल्टी करेंसी फॉरेस्ट कार्ड भी लॉन्च किया, जो सपोर्ट करता है 6 करेंसी को, और उसमें लॉक्ड इन रेट्स रहेंगे, यानी कि जिस रेट में आपने उस कार्ड में अपने करेंसी डाले हैं उसी रेट में वो रहेगा। साथ ही आगे बोला गया कि वीजा ने कुछ पार्टनरशिप किए थे, जहां पे उसने एक पेमेंट पास की भी इंट्रोड्यूस किया था अलॉन्ग विद द रेजर पे, देन फोन पे, पेयू और जस्बे। सो ये अब पेमेंट पास की क्या करेगा, ये पेमेंट पास की पेमेंट करते वक्त बायोमेट्रिक और पासकोड बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन इनेबल करेगा। साथ ही आगे बोला गया कि वीजा ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलके कॉर्पोरेट सैफिरो फॉरेस्ट कार्ड भी लॉन्च किया, जो एक प्रीमियम प्रीपेड कार्ड है। उसके बाद अब वीजा और रेनॉट ने साथ मिलके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में काम कर रहे हैं। आगे बोला गया कि वीजा और जेनिथ लीजर हॉलिडेज पिस्मो ने साथ मिलके एक मल्टी करेंसी प्रीपेड फॉरेस्ट कार्ड भी लॉन्च किया फॉर ट्रैवलर्स, कॉर्पोरेट्स और स्टूडेंट्स। आगे आप बताया गया कि वीजा ने जोजो डे के साथ एक एआई पावर्ड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया फॉर द कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए, जहाँ पे उन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है फॉर द फ्रॉड प्रिवेंशन, और उन्होंने यूपीआई पेमेंट्स में बायोमेट्रिक भी लॉन्च किया। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रीमियम कार्ड भी लॉन्च किए, फॉर एग्जांपल सेलेस्टिया जो रहेंगे फॉर द हाई वैल्यू क्लाइंट्स, और उसके बाद लक्ष्मी जो रहेगा फॉर वीमेन। उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने पे नियर बाय के साथ एक एमयू लॉन्च किया, जहाँ पे वो काम करेंगे ऑन द डिजिटल नारी इनिशिएटिव, जिसमें वो वुमेन को एम्पावर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईज बज ने लॉन्च किया था बैंकिंग कनेक्ट इंटर ऑपरेबल नेट एंड मोबाइल बैंकिंग, और ये उन्होंने लॉन्च किया अलॉन्ग विद द एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। उसके बाद यहाँ बोला गया कि एजुकेशन सेक्टर में एक फीस पोर्टल लॉन्च किया गया, जो यहाँ पे एजुकेशन पेमेंट्स में मदद करेगा। उसके बाद हाउसिंग मैनेजमेंट के लिए एक होम 360 भी लॉन्च किया गया। आगे यहाँ बोला गया कि आरबीआई ने एक एआई बेस्ड पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया फॉर द रिस्क डिटेक्शन।
नेक्स्ट यहाँ पे आगे चैट जीपीटी के रिलेटेड भी कुछ इनिशिएटिव थे, जहाँ बोला गया कि ओपन एआई ने एनपीसीआई और रिजर्व पे के साथ चैट जीपीटी के थ्रू एजेंटिक पेमेंट्स इनेबल करने की बात की, जहाँ पे एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक्स यहाँ पे इन ऐप चैट जीपीटी पेमेंट्स को भी सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद यह बोला गया कि इन्फोसिस चेयरमैन नंदन नीलेकनी ने अनाउंस किया है फिनटरनेट इनिशिएटिव, जहाँ पे वो एसेट्स को टोकनाइज करेंगे। आगे यहाँ बोला गया कि फिनटरनेट ग्लोबली भी एक्सपांड करेगा, जहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं 20 इकोसिस्टम को अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स बाय 2026। उसके बाद यह बोला गया कि पेटीएम ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एआई पावर्ड सैंडबॉक्स, जहाँ पे सपोर्ट करेगा 11 इंडियन लैंग्वेजेस विद मर्चेंट इनसाइट्स। उसके बाद यह बोला गया कि CCAvenue ने लॉन्च किया है कॉमर्स एआई, जो रहेगा फॉर ऑटोनॉमस कॉमर्स इंटीग्रेशन। आगे बोला गया कि भारत पे ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने लॉन्च किया है भारत पे एक्स, जो एक पेमेंट एग्रीगेटर और गेटवे ब्रांड रहेगा। आगे बोला गया कि टाटा एसेट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है पोर्टफोलियो 360 विद इक्वल वन मनी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि गेटवे ने लॉन्च किया है वेगा पेमेंट स्विच फॉर बैंक्स एंड मर्चेंट मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे लेंसकार्ट ने ऐसे स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने की बात की, जहाँ पे QR कोड स्कैन करके आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद यह बोला गया कि पोसीडेस टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डाटा वॉल्ट, जहाँ पे उसे लॉन्च करते वक्त ओलंपियन PV सिंधु भी शामिल थी। उसके बाद यहाँ पे एक MOU भी साइन हुआ बिटवीन द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, और इस MOU में वो काम करेंगे ऑन द डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म एंड एंटिटी लॉकर। अब यहाँ पे ये होता क्या है, देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन मतलब कि ये यहाँ पे काम करेगा ऑन द डिजिटल स्टैंपिंग, देन यहाँ पे डिजिटल साइन या फिर यहाँ पे डिजिटल बैंक गारंटीज। सो इन सब का अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए ये MOU साइन हुआ। अब यहाँ पे NESL की बात करें तो यह नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है, जो इंडिया का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। According to the Niti Aayog report on the India's blue economy strategy for harnessing deep sea and offshore fisheries, what is India's contribution to global fish production? इसका आंसर बताया गया 8%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी, दैट इज इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, और ये प्रिपेयर किया था बाय द नीति आयोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर डिवीजन। साथ ही यहाँ पे ग्लोबल फिशरीज में इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया अभी भी सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में वो कंट्रीब्यूट करता है 8%। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में हमारा एक्सपोर्ट डबल हो गया है। और यहाँ पे नीति आयोग ने जब ये रिपोर्ट निकाला तो उसने प्रपोज किया कि हमने 3 फेसेस पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहला हमारा फेस रहेगा कि हमें डीप सी फिशिंग सेक्टर में एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। उसके बाद हमें फोकस करना है ऑन द मीडियम टर्म स्केल एनहांसमेंट, देन यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस और यहाँ पे वैल्यू चेन एफिशिएंसी, और लास्ट में हमें फोकस करना है ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड लीडरशिप। साथ ही ये हम क्यों कर रहे हैं, या क्योंकि ये अलाइन हो रहा है विद आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, जहाँ पे हम प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। उसके साथ यहाँ पे ये बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी कंट्रीब्यूट करती है, फॉर एग्जाम्पल SDG 1, SDG 2, देन 8, देन 12 और 13। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। India's first QR code based kiosk for paying traffic fines has been launched at the Ambience Mall in which Indian city? इसका आंसर बताया गया गुरुग्राम। सो गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में इंडिया का पहला QR कोड बेस्ड कियोस्क निकाला गया है फॉर पेइंग ट्रैफिक फाइन्स। The Reserve Bank of India recently announced a new appointment at the top management level, who has been appointed as the Executive Director of the Reserve Bank of India effective from the October 9, 2025. इसका आंसर बताया गया सोनाली सेनगुप्ता। सो ये बनी है Executive Director in RBI. Which company has partnered with the National Payments Corporation of India to launch India's first wearables payment ecosystem? इसका आंसर बताया गया म्यूस। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया,
देखिए म्यूज वेरेबल जो एक IIT मद्रास इंक्यूबेटर स्टार्टअप है, उसने NPCI के पार्टनरशिप के साथ इंडिया का पहला वेरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया डेट इज रिंग 1, और उस रिंग की मदद से नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपके पैसे कहाँ से कटेंगे? तो बोला गया है कि एक म्यूज वॉलेट होता है जो म्यूज वेरिएबल ने डेवलप किया है, सो आप वहां से आपके पैसे कटेंगे। क्लियर हो गया? Which Indian institution launched the fourth edition of its global hackathon titled the Harbinger 2025 Innovation for Transformation, aimed at promoting innovation in the fields of financial technology and digital payments? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल हैकाथॉन का 4th एडिशन लॉन्च किया है, दैट इज हार्बिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस साल का थीम था सिक्योरिंग बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। और ये जो हार्बिंगर ग्लोबल हैकाथॉन है उसका कंसेप्ट लाया था रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने। साथ ही यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन निकल जाते हैं। सो इस साल के यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑफ द टोकनाइज नो योर कस्टमर, उसके बाद ऑफलाइन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और यहाँ पे एनहांसिंग ट्रस्ट इन डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे जो इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है और विनर आता है उन्हें मिलेगा ₹40 लाख। उसके बाद यहाँ पे रनर अप प्राइज रहेगा ₹20 लाख। साथ ही यहाँ पे बेस्ट ऑल वीमेन टीम को स्पेशल प्राइज दिया जाएगा डेट इज 20 लाख। उसके साथ यहाँ पे कुछ टीम्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू डेवलप वर्क इन प्रोटोटाइप्स। उसके बाद यह बोला गया कि इसी में RBI ने कुछ एग्जेम्पशन ग्रांट किया है टू द स्वामिया इन्वेस्टमेंट फंड 1। अब यहाँ पे इसमें क्या एग्जेम्पशन है वो समझने से पहले आप समझो कि यहाँ पे स्वामिया क्या है। देखिए स्वामिया है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड 1, और इसका लॉन्च ईयर था 2019। इसमें यहाँ पे ये स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग सपोर्ट देते हैं जिससे वो कंप्लीट हो सके, और इसे मैनेज कर रहा है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड जो है होली ओन सब्सिडरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो इसके पहले क्या था कि यहाँ पे जो भी सौम्य फंड है वो यहाँ पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो उसमें एक इंडिविजुअल रेगुलेटेड एंटिटी 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। साथ ही यहाँ पे सारे रेगुलेटेड एंटिटीज मिल के 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। सो ये थे प्रीवियस इन्वेस्टमेंट लिमिट। लेकिन अभी बोला गया है कि इसमें एग्जम्पशन मिल गया है, यानी कि अब कोई भी रेगुलेटरी एंटिटी कितना भी इन्वेस्ट कर सकती है। क्लियर हो गया? साथ ही यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उसको इसका हेडक्वार्टर है इन मुंबई महाराष्ट्र, और ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 1935। क्लियर हो गया? Which Indian private sector bank in collaboration with the National Payments Corporation of India and various fintech partners launched a series of technology-driven innovations aimed at enhancing the digital customer experience? इसका आंसर बताया गया सिटी यूनियन बैंक। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए सिटी यूनियन बैंक ने NPCI और फिनटेक पार्टनर के साथ कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए। फॉर एग्जांपल उन्होंने UPI सर्कल लॉन्च किया जिससे यहाँ पे आप UPI पेमेंट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट टीवीज। उसके बाद यहाँ पे UPI रिजर्व पे जिसमें आप फ्यूचर मल्टीपल मर्चेंट डेबिट्स के लिए अपने अकाउंट से फंड को ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फंड मैनेजमेंट इन द UPI रिजर्व पे जहाँ बोला गया कि ब्लॉक फंड्स यूटिलाइज होंगे, अगर वो यूटिलाइज नहीं हुए तो वापस अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद है UPI हेल्प जो है सपोर्ट सिस्टम फॉर UPI रिलेटेड इश्यूज़। उसके बाद है UPI इनेबल्ड कैश विड्रॉल, यानी कि UPI के QR कोड की मदद से आप यहाँ पे विदाउट डेबिट कार्ड कैश विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आगे बोला गया कि आप यहाँ पे बायो ऑथराइज कर सकते हो, डेट इज़ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो आप यहाँ पे UPI ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो रादर देन पिन। साथ ही आप फेशियल रिकॉग्निशन ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो फॉर द UPI ट्रांजेक्शन। आगे बोला गया कि UPI के थ्रू आपको क्रेडिट लाइन या फिर प्री सैंक्शन क्रेडिट मिलेगा जिससे आपको बैंक में अलग से लोन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यह बोला गया कि आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन मिलेगा। साथ ही बोला गया कि सिटी यूनियन बैंक ने एक डिजाइन इनिशिएटिव भी खोला है जिसमें आप सिस्टमैटिक सेविंग प्लान कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक ने
रुपे MSME कार्ड भी लॉन्च किया, जो इंडिया का पहला AI इनेबल्ड रुपे क्रेडिट कार्ड है फॉर MSMEs। लास्ट में यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो उसके MD एंड CEO है डॉक्टर N कामाकोडी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है इन द कुंभकोणम तमिलनाडु और इसकी टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। Which Indian organization has recently introduced the biometric and wearable glass authentication features to enhance the security and convenience of UPI payments? इसका आंसर बताया गया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि रिसेंटली NPCI ने RBI के कोलैबोरेशन के साथ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास बेस्ड UPI ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया। इसमें क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फेशियल रिकॉग्निशन या फिर फिंगरप्रिंट से आप यहाँ पे UPI पेमेंट कर सकोगे। साथ ही यहाँ पे वेरेबल ग्लास पेमेंट्स में क्या होगा कि ये यहाँ पे लॉन्च हुआ है अंडर UPI लाइट, जहाँ पे आप स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स बिना हाथ लगाए स्मार्ट ग्लासेस के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। और वो कैसे? एक तो आप यहाँ पे पेमेंट वॉइस कमांड से कर सकते हो या फिर QR स्कैन से कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ़ोन, पिन या फिर टच का कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आगे बताया गया कि यहाँ पे एक UPI ऑप्शन निकाला गया है, जहाँ पे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए अलग अलग सिग्नेटरीज का अप्रूवल लेना पड़ता है। इससे यहाँ पे फैमिली या फिर बिजनेस अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कंट्रोल भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। Which institution in India has recently launched a retail sandbox initiative to promote the innovations and testing in digital currency solutions? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है रिटेल सैंडबॉक्स फॉर द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसमें वो क्या करेंगे कि जो भी फिनटेक कंपनीज है और वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में नए इनोवेशन ला रहे हैं, तो फिर उस इनोवेशन को टेस्ट करने के लिए एक सैंडबॉक्स निकाला गया है। और आपको ई-रूपी रिटेल पायलट के बारे में पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ऑन December 1, 2022। साथ ही यहाँ पे ई-रूपी की बात करें तो वो इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो पे रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बैक्ड है और यहाँ पे सेम वैल्यू शेयर करता है एज अ फिजिकल करेंसी। और यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे ई-रूपी RBI से इशू होता है और RBI से कंट्रोल होता है और एक लीगल टेंडर होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता और वो यहाँ पे बहुत जगह एज ए लीगल टेंडर भी नहीं है। साथ ही यहाँ पे ई-रूपी दो तरह के होते हैं। एक तो यहाँ पे रिटेल ई-रूपी, जो यहाँ पे कोई भी जनरल पब्लिक यूज कर सकते हैं फॉर एवरीडे डिजिटल ट्रांजैक्शन। उसके बाद यहाँ पे होलसेल ई-रूपी, जहाँ पे बैंक्स वो इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। Which Indian institution has launched the Unified Market Interface to enable the seamless integration and innovation in tokenized financial markets? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस, जिससे हम इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। वो कैसे? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स है, जैसे कि बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ को, उसको हम डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके लिए हम यूज़ करने वाला है होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। साथ ही बोला गया कि इसमें अकाउंट एग्रीगेटर भी हेल्पफुल रहेगा, जो अब इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि उनका डाटा सिक्योरली शेयर किया जाए विद द रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे भी बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज का डाटा इस इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे टोकनाइजेशन की मदद से सिक्योरली दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट RBI स्टडी, which Indian state has emerged as a leader in UPI, that is Unified Payment Interface usage intensity across the country? इसका आंसर बताया गया तेलंगाना। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर में एक बुलेटिन में बोला था कि यहाँ पे तेलंगाना रैंक करता है फर्स्ट इन इंडिया इन ईयर UPI ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि पर कैपिटल डिजिटल पेमेंट यूसेज। साथ ही इसमें बाकी लीडिंग रीजन्स है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके साथ यहाँ पे RBI ने उस बुलेटिन में ये बोला कि यहाँ पे UPI ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसकी वजह से ATM कैश विड्रॉल थोड़े से कम हो रहे हैं। साथ ही बोला गया कि अब पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं
और यह बोला गया है कि 500 रुपये के कम परचेजेस के लिए यूपीआई पेमेंट्स इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से टिकट साइज भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब होता है एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू। सो इसमें यह बोला गया है कि छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। यह बोला गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन MOU विद द कॉमन सर्विस सेंटर्स ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू मॉडर्नाइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अक्रॉस इंडिया। इसका आंसर बताया गया नेशनल अर्बन कॉर्पोरेशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथ ही पे इस कॉर्पोरेशन की बात करें तो उसके हेड है श्री ज्योतिंद्र M मेहता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। बोला गया कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.7 लाख ऑन मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू विच रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसका आंसर बताया गया इंटरनल ऑम्बुड्समैन। The Reserve Bank of India has issued revised norms for claim settlement related to the deceased bank customers, mandating that the banks must complete the process within what specific time frame? इसका आंसर बताया गया 15 डेज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नए नॉर्म्स निकाले हैं जहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो भी कस्टमर मर जाते हैं तो फिर उनके बैंक अकाउंट्स और लॉकर के जो क्लेम्स है वो जल्दी से जल्दी सेटल हो। सो उसके लिए आरबीआई ने एक टाइम फ्रेम निकाला कि बैंक ने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस 15 दिन के अंदर करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं किया तो सब बोला गया कि अगर वो नहीं किया तो फिर बैंक को यहाँ पे हर डिपॉजिट अकाउंट के लिए इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एट द बैंक रेट प्लस 4% पर एनम, और अगर लॉकर और सेफ कस्टडी है तो फिर उसके लिए ₹5,000 पर डे देना पड़ेगा। उसके बाद आरबीआई ने रेगुलेटरी एंटिटीज को यह भी बताया कि आपको क्लेम प्रोसेस कैसे करना है। यह बोला गया कि अगर बैंक अकाउंट में नॉमिनी या फिर सर्वाइवरशिप क्लॉज है तो फिर आपने डायरेक्टली अमाउंट नॉमिनी को दे देना चाहिए। लेकिन अगर नॉमिनी या फिर ऐसा क्लॉज नहीं है तो फिर अगर आरबीआई के थ्रेशोल्ड लिमिट से वो अमाउंट कम है तो आपको सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सो यहाँ बताया गया कि यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है ₹5 लाख और यहाँ पे बाकी बैंक्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है ₹15 लाख। सो अगर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहा तो आपको सिंप्लीफाइड प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा रहा तो फिर बैंक यहाँ पे सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लीगल हायर सर्टिफिकेट मांग सकती है। क्लियर हो गया आपको? इतना ही था इस कन्फर्म में। बोला है कि द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विच सीनियर ऑफिशियल एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए 3-year टर्म इफेक्टिव फ्रॉम October 9, 2025 सक्सीडिंग राजेश्वर राव। इसका आंसर बताया गया शिरीष चंद्र मुर्मू। सब बोला गया है कि राजेश्वर राव के जगह अभी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। As per the Reserve Bank of India's new guidelines, the PDIs issued in the foreign currency or rupee-denominated bond overseas can now be included in the AT1 capital up to what maximum percentage of the risk-weighted assets? इसका आंसर बताया गया 1.5%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले मैं आपको थोड़े कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है। देखिए परपेचुअल का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी है डेट इज परप और यहाँ पे कंसोल बॉन्ड। ये ऐसा बॉन्ड होता है जहाँ पे इसकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी कि अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा तो फिर ये बॉन्ड आप रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि वापस नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ बताया गया कि अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा तो उसके अगेंस्ट आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको पूरी जिंदगी इंटरेस्ट मिलते रहेगा। ऐसा क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे सेकंड टर्म है अबाउट द AT1 बॉन्ड दैट इज एडिशनल टायर 1 बॉन्ड। सो देखो यहाँ पे बेसल 3 नॉर्म्स में अलग अलग कैपिटल को अलग अलग नाम देके अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब आप देखो कि यहाँ पे कॉमन इक्विटी टायर 1 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा कैपिटल होता है जो बैंक के पास हो सकता है। उसके बाद आता है एडिशनल टायर 1 कैपिटल बॉन्ड्स। ये भी यहाँ पे बैंक के लिए बहुत अच्छा कैपिटल होता है जिसे हम साथ में मिलके बोलते हैं टायर 1 कैपिटल। उसके बाद होता है टायर 2 कैपिटल। उसके बाद आता है TLAC बॉन्ड्स जो होता है टोटल लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बॉन्ड। उसके बाद आता है सीनियर डेब्ट और उसके बाद डिपॉजिट्स। सो इससे आप समझ सकते हो कि जितना ज्यादा बैंक के पास कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल है या फिर AT1 बॉन्ड्स है तो फिर उतना वो सेफ होता है, राइट। नेक्स्ट अब रिस्क वेटेड एसेट क्या है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताया गया
कि यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे बैंक के पास अलग अलग एसेट है। फॉर एग्जांपल उसके पास यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यहाँ पे शेयर्स है, यहाँ पे सिक्योर लोन्स है, देन कॉर्पोरेट लोन्स है, उसके बाद अदर लोन्स है और यहाँ पे कैश बैलेंस है। और यहाँ पे हर एक का अमाउंट अलग है और यहाँ पे हर एक का रिस्क वेट भी अलग है, राइट। सो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कोई भी रिस्क नहीं, इसलिए वो जीरो है। उसके बाद सिक्योर लोन्स का भी कोई भी रिस्क नहीं क्योंकि उसमें कोलैटरल है, सो वो भी जीरो है। देन यहाँ पे बैंक के पास जो कैश है उसमें भी कोई भी रिस्क नहीं, सो वो भी जीरो है। लेकिन यहाँ पे बैंक ने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसमें रिस्क है। उसके बाद उसने कॉर्पोरेट लोन दिए उसमें रिस्क है क्योंकि वो एनपीए हो जाएंगे, और पे बाकी लोन भी दिए उसमें भी रिस्क है। सो उसके लिए अलग अलग रिस्क वेट दिए है। सो अगर हम इसके अमाउंट और रिस्क वेट को मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल रिस्क वेटेड एसेट आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा है 2000 इंटू 1.25, देन यहाँ पे 50,000 इंटू 0.15 और यहाँ पे 2000 इंटू 1। सो ये आएगा हमारा 29,500। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पे डायरेक्शन इशू किया, इट इज आरबीआई बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन एडिशनल टायर 1 कैपिटल डायरेक्शन 2025। और यहाँ पे इसमें वो बैंक की कैपिटल रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही बताया गया कि ये डायरेक्शन अप्लीकेबल है टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, लेकिन यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। साथ ही बताया गया कि इसका इफेक्टिव डेट रहेगा अक्टूबर 1। और अब बताया गया कि इससे कुछ नॉर्म्स का रिवीजन होगा जो है रिलेटेड टू द परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं एज द एडिशनल टायर 1 कैपिटल। सो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि वे परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को हम एडिशनल टायर 1 कैपिटल करके क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर उसे गिन सकते हैं। साथ ही मैंने आपको पहले ही परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन बता दिया है, यहाँ कि वो नॉन रिडीमेबल है और इसकी वजह से बैंक उसे एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या प्रोविजन निकाला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि जो भी परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है अगर उन्हें हम फॉरेन करेंसी में इशू करते हैं या फिर अगर रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड में इशू करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं बल्कि ओवरसीज में इशू करते हैं, सो फिर वो एज ए एडिशनल टायर 1 कैपिटल इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ अप टू ओनली 1.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। सो यहाँ पे सिंपल शब्दों में ये बोला गया है कि बैंक का जो रिस्क वेटेड एसेट का 1.5% है उतना कैपिटल वो यहाँ पे परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की मदद से ले सकता है, वो भी इन फॉरेन करेंसी या फिर रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड। और यहाँ पे वो कैपिटल वो दिखा सकता है एज ए एडिशनल टायर 1 कैपिटल। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इससे पहले क्या होता था। देखिए इसके पहले भी लिमिट उतनी ही थी, डेट इज 1.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट, लेकिन यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि ओवरसीज मार्केट में अगर वो आप इशू करते हो तो उसमें से जो पैसा आएगा वो यहाँ पे 1.5% के लिमिट से हाफ या उससे कम ही लिया जा सकता है। लेकिन अभी ये ओवरसीज सब लिमिट रिमूव कर दिया है। इसका मतलब ओवरसीज मार्केट से आप यहाँ पे कितना भी पीडीआई इशू करो और वहां से इन्वेस्टमेंट ले लो, उसमें से जो बैंक का 1.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट अमाउंट है उतना वो एज ए एडिशनल टायर 1 इक्विटी कैपिटल बता सकते हैं। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। इतना था इस कन्फर्म में। Which Indian regulatory authority has introduced expanded provisions for lending against precious metals, particularly gold and silver, to strengthen the financial inclusion and credit access? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन निकाले रिगार्डिंग द आरबीआई लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल डायरेक्शन, और वहां पे ये बैंक का लेंडिंग यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं अगेंस्ट द प्रीवियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ देखिए अभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे बैंक को या किसी को भी गोल्ड या फिर सिल्वर खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल देना है तो वो बस ज्वेलर को ही दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है या फिर रिटेलर है उनको ही यहाँ पे लोन मिलता था, लेकिन अभी आरबीआई ने कुछ अमेंडमेंट लिए जिससे यहाँ पे ये एक्सपांड हो गया। यहाँ पे आरबीआई ने बोला है यहाँ की बैंक अभी किसी को भी लोन दे सकती है टू बाय गोल्ड एज ए रॉ मटेरियल। सो अभी इसमें कौन कौन आएगा, सो इसमें आएगा आर्टिसंस, गोल्ड स्मिथ, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर और अभी बाकी बिजनेस जो यहाँ पे गोल्ड को प्रोडक्शन में यूज करते हैं। क्लियर हो गया। इतना था इस कन्फर्म में। Which Indian financial regulator has launched a new scheme for the accelerated payout of the inoperative accounts and unclaimed deposit to ensure quicker settlement and better customer service? इसका आंसर बताया गया आरबीआई। सो अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आप थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लो।
देखिए यहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट बैंक में होता है, लेकिन अगर आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं फॉर द 2 years तो फिर उस अकाउंट को बोला जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट। और अगर आप उस पर ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करते फॉर द 10 years तो फिर उस अकाउंट का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है टू द डिपोजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो यहाँ पे आरबीआई के पास होता है, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ पे आरबीआई ने एक नई स्कीम निकाली है, दैट इज एक्सेलरेटेड पे आउट ऑफ द इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड द अनक्लेम डिपॉजिट, या जिससे इनऑपरेटिव अकाउंट एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट राइट क्लेमेंट्स को मिल जाएंगे। सत्या बताया गया कि ये स्कीम एक ही साल के लिए चलाई जा रही है, इट इज October 1st 2025 से September 30th 2026 तक। आगे यहाँ बताया गया कि यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको बस यहाँ पे इनऑपरेटिव अकाउंट को रिएक्टिवेट करना है और यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट को वापस से क्लेमेंट्स को देना है। सो अगर ये किया गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें इंसेंटिव देगा, लेकिन किन्हें देगा, ये दिया जाएगा टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। और यहाँ पे इंसेंटिव देने के लिए दो फैक्टर देखे जाएंगे, एक तो यहाँ पे पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, साथ यहाँ पे सेकंड है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द अकाउंट। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे अकाउंट 4 साल तक इनएक्टिव है सो फिर यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा 5% ऑफ अमाउंट और ईयर 5000 विच इज लेस। उसके बाद अकाउंट अगर 4 से 8 साल तक के लिए इनएक्टिव है तो फिर मिलेगा 6% ऑफ द अमाउंट या फिर 10,000। उसके बाद 8 से 10 साल का है तो फिर 7% ऑफ अमाउंट और या फिर 15,000, और 10 साल से ज़्यादा है तो फिर 7.5% ऑफ अमाउंट और 25,000। सत्य बताया गया कि जब से अकाउंट इनऑपरेट हुआ तब से यहाँ पे ये इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे इसमें ये भी बताया गया कि यहाँ बैंक्स को क्वार्टरली यहाँ पे क्लेम सबमिट करना होगा और यहाँ पे सबमिट करने के लिए हर क्वार्टर के 1 महीने के अंदर उन्हें सबमिट करना होगा। साथ ही आरबीआई उसके बाद 30 दिन के अंदर क्लेम का सेटलमेंट करेगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनऑपरेटिव और यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल भी निकाला है, दैट इज उद्गम पोर्टल विच इज अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। The Reserve Bank of India has recently permitted which category of banks to invest in NABARD's shared service entity to enhance their technological and operational capabilities? इसका आंसर बताया गया कोऑपरेटिव बैंक्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि अभी कोऑपरेटिव बैंक्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन नाबार्ड शेयर सर्विस एंटिटी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये शेयर सर्विस एंटिटी क्या है और इसका पर्पस क्या है। देखिए शेयर सर्विस एंटिटी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में कॉमन सर्विसेज देने के लिए काम करती है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, देन बैंक ऑफिस ऑपरेशंस और यहाँ पे कंप्लायंस सपोर्ट। और अभी यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इस एंटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट रहेगा 5% ऑफ द ओन फंड्स। लेकिन ओन फंड्स मतलब क्या, ओन फंड्स मतलब बैंक्स के पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। और बोला गया कि ये मैंडेटरी नहीं है बल्कि वॉलंटरी है। क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। The Reserve Bank of India has recently increased the loan limit against the shares to 1 crore per borrower. What was the previous limit before this revision? इसका आंसर बताया गया 20 लाख। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लेंडिंग नॉर्म्स में कुछ रिलैक्सेशन लाया है। जब ये पहला चेंज ये था कि लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज में पहले लोन देने के लिए कुछ सीलिंग थी, लेकिन अभी वो सीलिंग निकाल दी गई है। उसके बाद यहाँ पे शेयर्स के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है उसका पहले लिमिट था 20 लाख, वो भी इंक्रीज करके कर दिया है 1 करोड़ पर बरोवर। सदिया बोला गया है कि पहले या फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अगेंस्ट लोन देना यहाँ पे मुश्किल होता था, लेकिन अभी हायर अमाउंट का लोन देना पहले इजी नहीं होता था, लेकिन अभी यहाँ पे हायर लेंडिंग परमिट कर दिया गया है। क्लियर हो गया, इतना ही था इस करंट अफेयर में। The Reserve Bank of India has proposed to withdraw the corporate lending framework that was introduced in which year to improve the credit discipline among the large borrowers? इसका आंसर बताया गया 2016। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे आरबीआई ने प्रपोज किया है विड्रॉ ऑफ द 2016 कॉर्पोरेट लेंडिंग फ्रेमवर्क, जहाँ पे 2016 के फ्रेमवर्क में बैंक्स को लार्ज कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग देना डिस्करेज किया जाता था। सो यहाँ बोला गया कि 2016 के फ्रेमवर्क में ये बोला जाता था कि यहाँ पे 10,000 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर वाले जो कंपनी हैं उन्हें आप लेंडिंग कम करो, लेकिन आरबीआई ने ये प्रपोज किया है कि ये 2016 का फ्रेमवर्क हम विड्रॉ कर दे। इससे पे बैंक्स मोर फ्लेक्सिबली लार्ज कॉर्पोरेट को लेन कर पाएगी। The Reserve Bank of India has extended the repatriation period for the foreign currency accounts held in the International Financial Services Center such as GIFT City. What is the new repatriation period?
इसका आंसर बताया गया 3 मंथ्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बताया गया है कि आरबीआई ने रिसेंटली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और आईएफएससी रेगुलेशन में रिलैक्सेशन दिए है। अब यहाँ पे वो कौन कौन सी रिलैक्सेशन है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला चेंज ये है कि यहाँ पे एलिजिबल बोरोअर्स का स्कोप एक्सपांड कर दिया गया। उसके बाद आगे एलिजिबल ओवरसीज लेंडर का भी स्कोप एक्सपांड कर दिया, यानी कि उनकी लिस्ट बढ़ा दी गई है। साथ ही यहाँ पे मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड में जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए। इसका मतलब ये था कि पहले यह बोला जाता था कि यहाँ पे लोन आप मिनिमम टाइम पीरियड के बाद ही रिपे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लोन लिया तो यहाँ पे बैंक बोल सकती थी कि यहाँ पे 3 साल के बाद ही आप उसे पूरी तरह से रिपे कर सकते हो, लेकिन अभी ये हटा दिया गया। उसे बोला गया कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग भी यूज किया गया, यानी कि यहाँ पे बोला जाता था कि बैंक जब लोन देती है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे फीस वो देती है तो वो यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं करेगी। सो उसका यहाँ पे पहले लिमिट रहता था, लेकिन अभी वो नहीं है। उसके बाद आगे बोला गया कि यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जो ट्रांजैक्शन है उसका रिपोर्टिंग भी सिंप्लीफाई किया गया। आगे साथ में यहाँ बोला गया कि आरबीआई ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में रिपैट्रिएशन पीरियड बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो भी आपका फॉरेन करेंसी में अमाउंट है उसे आप कितने समय के लिए फॉरेन करेंसी में ही रख सकते हो, उसका लिमिट बढ़ा दिया गया है। जहाँ पे पहले वो लिमिट था 1 मंथ, लेकिन अभी वो बढ़ा के कर दिया है 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने तक आप यहाँ पे उसे फॉरेन करेंसी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे 3 महीने के बाद वो अमाउंट ऑटोमेटिकली रुपये में कन्वर्ट होना चाहिए। इन विच इंडियन स्टेट डिड द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च द नेशन वाइड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन? इसका आंसर बताया गया गुजरात। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, यहाँ देखिए गुजरात के गांधीनगर से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन निकाला। इससे यहाँ पे जो अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स है उनका सेटलमेंट फास्ट हो सके। साथ ही बताया गया कि इस कैंपेन के लिए कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहाँ पे इस कैंपेन में हम फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और इंस्टीट्यूशंस को एक ही प्लेटफॉर्म में लाके अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स को यहाँ पे सेटल करेंगे। साथ ही इसमें पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज कौन है, इसमें आता है आरबीआई, देन सेबी, देन आरडीआई, उसके बाद पीएफआरडीए और यहाँ पे आईईपीएफए। क्लियर हो गया? इतने था इस करंट अफेयर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड द आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 10 लाख टू व्हाट न्यू लिमिट? इसका आंसर बताया गया 25 लाख। सो यहाँ पे आरबीआई ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट 10 लाख से 25 लाख कर दी। इसका मतलब अगर आपको किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो बैंक आपको 25 लाख तक का लोन दे सकता है हियर टू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज लोअरिंग रिस्क वेट्स ऑन लोन्स एक्सटेंडेड बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू विच कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स? इसका आंसर बताया गया ऑपरेशनल हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम एनबीएफसी को एंकरेज कर रहे हैं जिससे वो लेंडिंग बढ़ा सके टू द स्टेबल द कैश जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। या इसका रीजन ये है कि रिस्क वेट लो रखने की वजह से उन्हें प्रोविजनिंग भी कम रखनी पड़ेगी। Which institution launched a microsite on Indian bank notes to enhance the public awareness and knowledge? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक माइक्रोसाइट लॉन्च की है ऑन द इंडियन बैंक नोट्स। और वो क्यों लॉन्च की है, वो इसलिए लॉन्च किया है कि लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडियन बैंक नोट्स के सिक्योरिटी फीचर क्या है और उसका डिज़ाइन कैसा होता है। और वो जानने के लिए एक वेबसाइट भी निकाली है, इट इज़ indiancurrency.rbi.org.in। साथ ही बोला गया कि इस वेबसाइट में आपको इंडियन बैंक नोट के डिज़ाइन और सिक्योरिटी एलिमेंट्स के डिटेल इंसाइट मिलेंगे। साथ ही उसमें आपको 360 डिग्री इंटरैक्टिव व्यू भी मिलेगा जिससे लोगों को समझ में आए कि काउंटरफिट और जेन्युइन नोट्स में डिफरेंस क्या है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। The Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the foreign currency settlement system at the International Financial Services Center in GIFT City, Gujarat. Which bank's India branch has been selected to handle USD clearances under this system? इसका आंसर बताया गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया वो हम समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि अब एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था जिसका 6th एडिशन हुआ था और ये हुआ था इन द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर विच इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। उसका थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस।
अब देखो यहाँ पे ये बोला गया कि निर्मला सीतारामन जी ने एक फॉरेक्स सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे गिफ्ट सिटी के IFSC में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस रियल टाइम सेटल किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए आपको एक दिन लगता था, लेकिन अब वो 30 सेकंड के अंदर ही हो जाएंगे और ये हैंडल करेगा स्टैंडर्ड चार्टर इंडिया। उसके बाद यह बोला गया कि RBI और NPCI ने भी 4 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वो कौन से? देखिए यहाँ पे सबसे पहला है UPI हेल्प, दैट इज AI बेस्ड सपोर्ट। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है NPCI ने और इसे पावर करता है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, जिसकी मदद से आप पेमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर सकते हो, उसके बाद मैंडेट को देख सकते हो, साथ ही आपके डिस्प्यूट भी रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट इनिशिएटिव है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेमेंट्स विद UPI। इसमें ये होगा कि आप स्मॉल डिवाइसेस के थ्रू आप UPI पेमेंट कर सकोगे, फॉर एग्जांपल कार्स, वेरेबल्स या फिर टीवी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इनिशिएटिव है बैंकनेट, जो यहाँ पे NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यहाँ पे नेट बैंकिंग इंटरऑपरेबल हो जाएगा, साथ ही आप बैंक ऐप से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकोगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इनिशिएटिव है UPI रिजर्व पे। इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई EMI है या फिर रिकरिंग आपका ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए आप कुछ अमाउंट ब्लॉक कर सकते हो। सो क्लियर हो गए सारे इनिशिएटिव। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कंपनीज ने क्या इनिशिएटिव निकाले वो देखते हैं। सबसे पहले नावी ऐप, उसने यहाँ पे इनिशिएटिव निकाला है कि उसने बायोमेट्रिक बेस्ड UPI पेमेंट स्टार्ट किए, जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट या फिर फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद नवी ऐप ने रिजर्व पे भी इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आप फिक्स डेबिट कर सकते हो। साथ ही बोला गया कि नवी ऐप ने भारत कनेक्ट की मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्ज की फैसिलिटी भी दी है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है क्या कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो? नहीं। देखिए यहाँ बोला गया है कि चार्जिंग स्टेशन में जाके जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिचार्ज करते हो, तो फिर उसका बिल आप यहाँ पे भारत कनेक्ट की मदद से पे कर सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद बोला गया कि NPCI और पेपाल ने मिलके UPI पेपाल वर्ल्ड लॉन्च किया, जिससे आप इंडियन यूजर्स इंटरनेशनल मर्चेंट्स में UPI की मदद से पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद बोला गया कि UK बेस्ड फिनटेक फर्म है रिवॉल्ट, वो अभी इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल UPI और वीजा पेमेंट के लिए अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। उसके बाद आगे बोला गया है कि PayU ने UPI नेक्स्ट स्टॉक निकाला, जहां पे UPI नेक्स्ट और TPAP नेक्स्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद बोला गया कि PayU की एक सब्सिडरी है, दैट इज विप्नो, उसने अनवील किया है इंटेलिजेंट ऑथेंटिकेशन सूट, जिससे यहाँ पे बायोमेट्रिक के बेसिस में ऑथेंटिकेशन हो सकता है। आगे यहाँ बोला गया कि फोन पे ने एक स्मार्ट POD डिवाइस निकाला, जो कंबाइन करता है POS एंड स्मार्ट स्पीकर। उसके बाद बोला गया कि फोन पे ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ 20 क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया, जिससे आप मिनिमम 2000 की FD की मदद से भी आप यहाँ पे FD बैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उसके बाद यहाँ बोला गया कि HDFC बैंक अपना एक पिच फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगी। इससे यहाँ पे स्टार्टअप्स खुद जाके HDFC बैंक के लीडरशिप को अपने फिनटेक सॉल्यूशन प्रेजेंट करेगी। उसके बाद यहाँ बोला गया कि HDFC बैंक अपना माय बिजनेस QR कोड भी लॉन्च करेगी, जो अब पावर्ड है बाय द व्यापारीफाई। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे कस्टमर्स अगर इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो फिर मर्चेंट के बारे में उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फॉर एग्जांपल उनके पेमेंट्स, देन आइडेंटिटी, देन कम्युनिकेशन या फिर प्रोडक्ट क्लोजिंग फीचर्स। आगे यहाँ बोला गया कि HDFC बैंक 60 स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करने वाली है टू को क्रिएट द फिनटेक इनोवेशन। क्लियर हो गया आपको? इतना था इस करंट अफेयर में। According to the 30th Global Financial Centers Index rankings, India's GIFT City has climbed 3 places to the 43rd position. Which global city topped the index? इसका आंसर बताया गया न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और ZN पार्टनर्स ने मिलके 30th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स निकाला, और ये रिपोर्ट सेमी एनुअल निकल जाता है, यानी कि साल में 2 बार निकल जाता है, और यहाँ पे वो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर का कॉम्पिटिटिवनेस एवोल्यूट करते हैं। साथ ही यहाँ पे इस बार 135 फाइनेंशियल सेंटर्स को एसेस किया गया, और उसके लिए असेसमेंट एरियाज थे बिजनेस इन्वायरमेंट, देन ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, देन रेपुटेशन और अब फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। साथ ही बोला गया कि इसके लिए 140 इंस्टीट्यूशनल फैक्टर यूज किए गए। और यहाँ पे इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर इसमें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का 43rd रैंक था। साथ ही इसमें टॉप फाइनेंशियल सेंटर की बात करें तो उसमें आते हैं न्यूयॉर्क, उसके बाद लंदन और 3rd है हांगकांग। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में।
A panel constituted by the Securities and Exchange Board of India recently proposed the higher transaction fees for clearing corporations. Who headed this SEBI panel? इसका आंसर बताया गया R.S. गांधी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ अबाउट द सेटलमेंट गारंटी फंड। देखिए, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है उसमें कोई मेंबर या फिर ब्रोकर यहाँ पे पेमेंट डिफॉल्ट कर सकता है। सो उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए अपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसे कि NSE या फिर BSE एक फंड मेंटेन करती है, जिसे बोला जाता है सेटलमेंट गारंटी फंड। क्लियर हो गया? सो चलिए देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए, यहाँ बोला गया कि सेबी ने वर्किंग ग्रुप निकाला है जहाँ पे उन्होंने प्रपोजल डाला है ऑन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्जेस, और यहाँ पे ये वर्किंग ग्रुप हेड कर रहे हैं द रामा सुब्रमण्यम गांधी, दैट इज R.S. गांधी, हु इज द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही यहाँ पे इस वर्किंग ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस इंक्रीज करना, लेकिन इसमें सेबी ने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे ब्रोकर चार्जेस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो अब यहाँ पे इस ग्रुप ने क्या रिकमेंडेशन दी? इस ग्रुप ने ये बोला कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस साइंटिफिकली स्ट्रक्चर होने चाहिए और यहाँ पे वो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को लिंक्ड होना चाहिए। उसके बाद यह बोला गया कि यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर जैसे कि यहाँ पे NSE और BSE उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट गारंटी फंड को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और अभी NSE क्लियरिंग में NSE जो मेंबर से 5 to 6% का फीस लेती है वही इस फंड में कलेक्ट होता था, लेकिन अभी प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे NSE 25% या फिर ज्यादा चार्ज लगा सकती है। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। The Government of India recently approved the extension of which two investment schemes earlier limited to defense personnel to now include the central government employees, enhancing their long-term financial and housing benefits. इसका आंसर बताया गया LC75 एंड BLC। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइकिल 75 दैट इज LC75 और अब बैलेंस लाइफ साइकिल दैट इज BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओपन कर दिया है अंडर द NPS एंड UPS। लेकिन यहाँ पे ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है डिफॉल्ट ऑप्शन, जो एक तरह का स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है बाय द PFRDA। उसके बाद होता है स्कीम G, जहाँ पे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। उसके बाद होता है LC25, जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट का 25% इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है और ये टेम्परिंग पे जाता है ग्रेजुअली आफ्टर द एज ऑफ 33 to 35 ईयर्स। यहाँ पे इसमें द टेम्परिंग का मतलब है ग्रेजुअली रिड्यूसिंग, यानी कि जो शेयर पहले 25% था वो यहाँ पे कम होके 20% हो जाएगा, फिर और कम होके यहाँ पे 10%, 5% वगैरह, राइट। उसके बाद है LC50, जहाँ पे 50% इक्विटी एक्सपोजर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे LC75, जहाँ पे 75% इक्विटी एक्सपोजर रहेगा, और यहाँ पे BLC डेट इज बैलेंस लाइफ साइकिल, जहाँ पे LC50 जैसे ही यहाँ पे 50% एक्सपोजर रहेगा, लेकिन यहाँ पे द टेम्परिंग एज ऑफ 45 के बाद ही होगा। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे अभी LC75 और यहाँ पे BLC जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओपन कर दिए गए हैं। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे NPS और UPS क्या है। यहाँ पे NPS 2004 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे रेगुलर कंट्रीब्यूशन से आप अपना पेंशन कॉर्पस बिल्ड करते हो। उसमें आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जैसे कि इक्विटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर बॉन्ड्स। साथ ही यहाँ पे इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद बोला गया कि अब रिटायरमेंट के वक्त आपके पास कॉर्पस अमाउंट भी होता है जो आप विड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ अमाउंट आप एन्युटी रख सकते हो जिससे आपको रेगुलर पेंशन इनकम मिलता है। उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो ये नोटिफाई किया था ऑन 24 जनवरी 2025 और ऑपरेशन हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इसमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो NPS में आते थे वो यहाँ पे UPS में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही ये एक गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इस पे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस एम्प्लॉय का 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस होता है, और यहाँ पे उतना कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लेकिन इसमें बात यह है कि इसमें आपको गारंटीड मंथली पेंशन मिलता है, यानी कि यहाँ पे मार्केट लिंक पेंशन नहीं मिलता। जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल होंगे उसके हिसाब से आपको गारंटीड पेंशन मिलता है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड रहता है 10 साल। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल पेंशन बेनिफिट मिलता है आफ्टर 25 ईयर्स।
आगे बोला गया कि अगर आपने 25 साल की सर्विस की है तो आपको पेंशन मंथली एवरेज बेसिक पे के 50% पेंशन मिलता है। लेकिन अगर आपने 10 साल से ज़्यादा सर्विस दी है तो फिर आपको गारंटी मिनिमम पेंशन मिलता है ऑफ 10,000 पर मंथ। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेंट में। As per the recent clarification by the Securities and Exchange Board of India, from which date will the complete operationalization of the retail algo trading framework take effect? इसका आंसर बताया गया अप्रैल 1 2026। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए, अगर कोई यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है या फिर यहाँ पे कोई ट्रेडर है तो वो यहाँ पे स्टॉक्स को बाय या फिर सेल मैनुअली करता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करते हैं टू प्लेस द ट्रेड। सो यहाँ पे सेबी ने ये बोला है कि जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर होते हैं यानी कि जो प्रोफेशनल्स या फिर इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं उन्हें भी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज करने के लिए अलाउ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर चाहे तो वे प्राइस ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे वो राइज होने के बाद सेल भी कर सके। सो ऐसा इंस्ट्रक्शन अगर दे दे तो फिर उन्हें मैनुअली करने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इसके लिए यहाँ पे सेबी ने डेडलाइन एक्सटेंड की है और अब स्टेप बाय स्टेप प्लान निकाला। सो क्या है उसके बारे में हम इस करंट अफेयर में देखते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया कि यहाँ पे सेबी ने रिटेल अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के लिए एक डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। अब वो डेडलाइन है अप्रैल 1 2026। इससे यहाँ पे ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस और वेंडर्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इससे रिटेल इन्वेस्टर को भी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का एक्सेस मिलेगा और इसके लिए यहाँ पे सेबी ने एक ग्लाइड पाथ रखा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फेज रोल आउट रखा है। जब बोला गया कि पहला माइलस्टोन ये रहेगा कि यहाँ पे अक्टूबर 31 2025 तक एटलीस्ट 1 रिटेल अल्गो स्ट्रेटेजी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अब सेकंड माइलस्टोन ये रहेगा कि अब नवंबर 30 2025 तक सारे रिटेल अल्गो प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद माइलस्टोन 3 में ये बोला गया है कि यहाँ पे जनवरी 3 2026 तक एटलीस्ट यहाँ पे 1 मॉक ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। साथ ही आगे बोला गया कि अगर यहाँ पे किसी ने कंप्लेन नहीं किया तो फिर उसे नए रिटेल क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने के लिए बार किया जाएगा और ये सारी चीजें मॉनिटर करेगा स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही बताया गया कि ये फुल्ली ऑपरेशनलाइज होगा फ्रॉम अप्रैल 1 2026। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। To help investors trace and reclaim their inactive mutual fund folios and unclaimed investments, SEBI recently launched which online platform? इसका आंसर बताया गया मित्रा। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, सेबी ने एक प्लेटफॉर्म निकाला है दैट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, दैट इज मित्रा। और इसके नाम से आपको समझ रहा है कि ये आपके म्यूचुअल फंड फोलियोज को ट्रेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और अब जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स इनएक्टिव या फिर अनक्लेम्ड है उसे भी आप रिक्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये डाटा कहाँ से आएगा? यहाँ बोला गया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी ये डाटा इंजेक्ट किया जाएगा और इसके लिए सेबी ने ऑलरेडी फरवरी 2025 में सर्कुलर भी रिलीज किया गया था। यहाँ पे इसके फीचर्स देखें फिर ये एक यूनिफाइड पोर्टल है। इसमें आप अपने अनक्लेम्ड या फिर इनएक्टिव म्यूचुअल फंड यूनिट को भी सर्च कर सकते हो। साथ ही अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हुई है तो फिर यहाँ पे उसके नॉमिनीज या फिर लीगल हायर्स उसके क्लेम को सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ बोला गया है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड फोलियोज आउटडेटेड केवाईसी या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल की वजह से इनएक्टिव है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पता चलेगा। साथ ही यहाँ पे इसे मैनेज कौन करेगा? बोला गया है कि 2 क्वालिफाइड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट इसे मैनेज करेंगे, दैट इज द कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड एट स्कैम्स और अब के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। Which Indian financial institution has launched the new scheme Development of the Industry Associations to strengthen and transform MSME clusters across the country? इसका आंसर बताया गया सिडबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बताया गया है कि सिडबी दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एसोसिएशन स्कीम निकाला और यहाँ पे ये इंडस्ट्री एसोसिएशन को एम्पावर करना चाहते हैं जिससे वो इंडिया के माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप कर सके। यहाँ पे वो कैसे सपोर्ट करेंगे? यहाँ बताया गया है कि सेबी इन्हें फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देगा। जहाँ बताया गया है कि ये एक टारगेटेड सपोर्ट रहेगा और ये जो फंडिंग दी जाएगी
वो यहाँ पे स्पेसिफिकली दी जाएगी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग और यहाँ पे अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया कि इसमें एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री पोर्टल भी इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे वो एक डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म रहेगा। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। When did the Pension Fund Regulatory and Development Authority celebrate NPS Divas 2025 in New Delhi under the theme Inclusive Pensions, Innovative Solutions, Strengthening Retirement Security in India? इसका आंसर बताया गया अक्टूबर 1। सो यहाँ पे अक्टूबर 1 को हम मनाते हैं एनपीएस दिवस। साथ ही यहाँ पे एनपीएस के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो ये फॉर्म हुआ था 2004 में और हम इससे पेंशन प्लानिंग को प्रमोट करते हैं। Which regulator body launched the validated UPI handles and SEBI check initiatives to strengthen the investor payment security in India? इसका आंसर बताया गया सेबी। सो सेबी ने वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स और सेबी चेक इनिशिएटिव लॉन्च किया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, सेबी ने जो यहाँ पे यूपीआई हैंडल @वैलिड और यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए सेबी चेक डेट इज सेल्फ वेरिफिकेशन टूल लॉन्च किया, उसे यहाँ पे इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड जैसे इंटरमीडिएटरीज का यूपीआई आईडी चेक कर सकेंगे। इसके साथ आगे बताया गया कि इसमें उन्होंने एक सफिक्स आइडेंटिफायर सिस्टम भी रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर अलग अलग इंटरमीडिएटरी है तो उनके लिए अलग अलग सफिक्स रहेगा। एग्जांपल यहाँ पे ब्रोकर्स के लिए रहेगा BRK, देन म्यूचुअल फंड के लिए रहेगा MF। और यहाँ पे सेबी चेक की बात करें तो ये एक सेल्फ वेरिफिकेशन टूल है जो यहाँ पे इन्वेस्टर को दिया गया है, जिससे वो सेबी रजिस्टर इंटरमीडिएटरीज का पेमेंट्स के पहले ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे सारे मोड सपोर्टेड है, दैट इज UPI, NEFT, RTGS और यहाँ पे IMPS। और यहाँ पे इसमें बोला गया है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरमीडिएटरी का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC या फिर वैलिड UPI ID भी चेक कर सकते हैं। और ये आपको मिलेगा इन सेबी चेक पोर्टल और सेबी सारथी मोबाइल ऐप। क्लियर हो गया? इतने था इस करंट अफेयर में। सो ये था अक्टूबर मंथ का RBI नाउ का सीरीज। आई होप इससे आपको अक्टूबर मंथ में RBI के रिलेटेड करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब यहाँ पे इस PDF की बात करें सो ये PDF एक तो आपको हमारे RBI मंथली करंट अफेयर्स एनालिसिस ग्रुप में मिलेगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप में करंट अफेयर्स के पैकेज में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इस PDF का एक्सेस मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।